रेखीय आवर्धन बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। इसे स्मॉल एम से लिखते हैं और स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। यानी रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की लंबाई इमेज है तो आई से लेते हैं आई, और ऑब्जेक्ट वस्तु है तो उसकी लंबाई को ओ से लिखते हैं बेटा। इस तरह से हमें रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या मिल जाता है? n इक्वल टू आई अपान ओ। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, कैसा बनता है? उल्टा। यदि प्रतिबिंब उल्टा बने तो उसका रेखीय आवर्धन m जो होगा वो निगेटिव में आएगा। किसमें आएगा? निगेटिव में होगा। और यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है, किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष, तो उसका जो आवर्धन होगा बच्चों वो पॉजिटिव में आएगा। तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन किसमें होगा? निगेटिव में होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होगा, अवतल लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो हम लोग पहले ले रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा? चलिए उसको देखते हैं बच्चों। इसके लिए हमने क्या किया कि एक उत्तल लेंस लिया, और यहां एक वस्तु रख दिया है बच्चों। ये इसका प्रथम फोकस और 2f द्वितीय का दोनों 2f पे। ये भी हमारा वस्तु है, ये इसका f, ये इसका 2f। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को f और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बनता है उत्तल लेंस द्वारा। तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लेके चलते हैं बच्चों, और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से लेके चलते हैं। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है वो फोकस से होके चला जाता है। किससे होके? फोकस से। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जाता है। इस तरह से हमें प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर जो लंबाई होगी, ठीक, वो धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष से जो नीचे होगा वो ऋणात्मक होगा। तो इमेज आपका यही बना है बच्चों। तो आई, इस इमेज की लंबाई को आई से, तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव। और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी लंबाई को ओ से, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर है तो इसकी
पॉजिटिव लेंगे। चलिए यहां से इसकी ये दूरी u हो जाएगी और ये दूरी आपकी v हो जाएगी। अब आप देखो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, हो गया। तो ये त्रिभुज का कोण और ये त्रिभुज का कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। क्या हो जाएंगे? समरूप। कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो रहे हैं? A1 संपूर्ण त्रिभुज A1 B1P तथा त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज है ABP। कैसे हैं बेटा? समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो जो कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस पहले बड़ा त्रिभुज लेते हैं फिर छोटा त्रिभुज। तो बड़े त्रिभुज का अंश बटे में छोटे त्रिभुज का लेंगे भुजा, तो उसको हर में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10th में आप पढ़े हैं A1 B1 बटे में AB हो जाएगा इक्वल टू, अब ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इस कोण के सामने की भुजा ये होगी, होगी कि नहीं होगी बेटा? तो क्या हो जाएगा? PB यानी PB1 बटे में PB हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा ये। अब चलिए रख लेते हैं A1 B1। तो A1 B1 किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखेंगे, तो I किस में है? नेगेटिव में। और ऑब्जेक्ट AB है, इसकी लंबाई को प्लस इक्वल टू क्या हो गया? PB1। तो यहां से ये दूरी पॉजिटिव होगा भी, तो प्लस भी बटे में ये दूरी इधर है तो किस में होगा? माइनस में, और ये किस में? प्लस में। तो ये हो गया आपका माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं I अपान O इक्वल टू V अपान U। और आवर्धन की परिभाषा से आपने पढ़ा है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी I अपान O इक्वल टू V अपान U हो गया। तो यम बराबर भी तो V अपान U हो गया, इसलिए n इक्वल टू क्या सूत्र बन जाएगा? I अपान O इक्वल टू V अपान U। ये उत्तल लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। अवतल लेंस के लिए बच्चों हम लोग रेखीय आवर्धन का सूत्र देखते हैं। इसके लिए एक अवतल लेंस लेते हैं बच्चों, और ये अवतल लेंस हमारा है यहां पे हमने एक वस्तु ले रखा है AB। अब बच्चों ये P पॉइंट है, दो प्रकाश की किरण लेके चले, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी, और अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से बच्चों? फोकस से। तो ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे चली जाएगी, लगेगा कहां से आ रहा है? फोकस से। जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां से हम लोग लॉन्ग डाल देते हैं। इस तरह से हमें प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त हो जाता है। और देखिए बच्चों हुआ क्या भाई, ये दूरी आपका U हो गया माइनस में, और ये दूरी आपका
भी हो गया माइनस में, क्यों भाई दोनों इधर है। अच्छा त्रिभुज देखिए समपूर्ण त्रिभुज है ए बी पी और एक समकोण त्रिभुज है A1 B1 P। इसमें ये दोनों में कोण उभयनिष्ठ है और ये कोण भी आपस में बराबर, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो समकोण त्रिभुज A1 B1 P तथा समकोण त्रिभुज ABP समरूप है। समरूप है तो बच्चों पहले मैं छोटा त्रिभुज ले रहा हूं फिर बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, तो A1 B1 बटे में AB हो जाएगा इक्वल टू PB1 बटे में क्या हो जाएगा, PB। ठीक, अब देखो A1 B1 का मान, तो यहां से ये मुख्य अक्ष से ऊपर है तो I किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, O भी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर है। तो प्लस I अपान प्लस O इक्वल टू PB1 का मान कितना है, PB1 का मान माइनस V और इसका मान PB का मान माइनस U, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो I अपान O इक्वल टू V अपान U, और I अपान O को ही तो तुम क्या कह रहे हो, M कह रहे हो बच्चों, तो इस तरह से M इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपान O इक्वल टू V अपान U। ये होता है अवतल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। चलिए हम लोग देखते हैं रेखीय आवर्धन तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन देखा जा रहा है बच्चों। तो चूंकि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। चलिए v से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, v से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v/v माइनस v/u इक्वल टू v/f हो जाएगा। तो v से v क्या हो गया, कैंसिल, यानी ये हो गया 1 माइनस v/u इक्वल टू v/f। अब क्या कर सकते हो, v/f को इधर लेके आओ और इसको इधर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस v/f इक्वल टू v/u। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस। क्या v/u को तुम लोग जानते हो क्या होता है, m होता है, यानी इधर आपका क्या हो गया है m, और इधर आप सॉल्व करोगे तो लघुत्तम हो जाएगा f, तो f माइनस v हो जाएगा। तो आवर्धन का एक ये फोकस के साथ संबंध हो गया, m इक्वल टू f माइनस v बटे में f। पुनः एक और देख लो, पुनः u से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, u/v माइनस u/u बराबर u/f। u से u कैंसिल आउट हो गया तो u/v माइनस 1 इक्वल टू u/f। इसका ट्रांसफर इधर कर लेते हैं, u/v इक्वल टू u/f माइनस तो प्लस 1 हो गया। हम लोग u/v को लिख सकते हैं 1/m, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि m बराबर होता है v अपान u, होता है ना बेटा, चूंकि m बराबर होता है v अपान u, तो इसके भी बटे 1 है तो उलट दीजिए, तो 1/m बराबर क्या हो जाएगा, u/v नहीं हो जाएगा। तो u/v के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/m, तो 1/m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, f लघुत्तम हो गया और ये क्या हो जाएगा u प्लस f।
तो यम बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, F बटे में F प्लस यू, ये होता है आवर्धन का और फोकस के साथ संबंध, आवर्धन और फोकस के साथ संबंध। लेंस की क्षमता हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता अधिक होगी किसकी? जो किरणों को अधिक मोड़ेगा। जो किरणों को अधिक मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता अधिक होगी। जो किरणों को कम मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता कम होगी। ठीक है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उस पतले लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा। ठीक है, अगर उसकी फोकस दूरी घटेगी तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। और लेंस की क्षमता को बच्चों हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से। और इसका मात्रक होता है, यूनिट्स होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से लिखते हैं। ठीक है, और जो क्षमता होगी उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो ऐसे 2D, 3D, 5D, 1.5D। अगर प्लस दिया है तो भी ठीक, नहीं दिया है तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? प्लस है बेटा। ठीक है, जैसे ही प्लस या यहाँ माइनस नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो तुरंत समझ लेना है कि इसका नेचर कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। अवतल लेंस अगर है, कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस के लिए निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, जैसे -2D, -3D, -5D, -7D, -2.5D, ये माइनस आ गया तो तुरंत समझ लेना कि वो कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो यहां से सूत्र क्या कह रहा है कि P जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस के। ठीक, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर F बढ़ेगा तो P क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर P F घटेगा तो P क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? इसका सूत्र क्या बनता है मेन रूप से? P इक्वल टू होता है 100 बटे में F सेंटीमीटर में। ठीक, या P बराबर होता है 1 बटा में F सेंटीमीटर में। अगर मीटर में फोकस दूरी यूज करो तो 1 बाई कर दो। तो ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एक डायोप्टर किसे कहते हैं? किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कब होगी? ठीक, तो इफ F इक्वल टू 1 मीटर हो जाए, अगर उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो जाए तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में 1 डायोप्टर, यानी 1D नहीं हो जाएगा। वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर के बराबर। अब देखो थोड़ा सा और इसमें आगे देखते हैं। अब कोई लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है और इसका अपवर्तनांक है ANG, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG है। अब इसको किसी द्रव में डुबा दे, किसमें बच्चों? द्रव में डुबा दे, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना है? ANL है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगा। क्या होगा? एक कंडीशन होगा ANG इज ग्रेटर देन ANL, दूसरा कंडीशन हो जाएगा ANG इक्वल टू ANL, यानी इसके पदार्थ का जितना अपवर्तनांक है उतना ही अपवर्तनांक इस द्रव का है। और तीसरा कंडीशन कह रहा है
कि ANG छोटा हो जाए ANL से, यानी इस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना है द्रव का अपवर्तनांक उससे अधिक हो जाए तो क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ के आए हो बच्चों इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में कि अगर पहला में फर्स्ट में क्या पढ़े हैं, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो जाए, ठीक, तो उसका नेचर बदलता नहीं है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस ही रहेगा, परंतु उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले कंडीशन में उसकी फोकस दूरी इंक्रीज कर रही है बच्चों, तो उसकी क्षमता क्या होगी, डिक्रीज करेगी, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहली स्थिति में इफ ANG इज ग्रेटर देन ANL होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, परंतु उसकी क्षमता घट जाएगी। ये तो हो जाएगा बेटा दूसरा कंडीशन। सेकेंड कंडीशन को देखिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों, ANG बराबर हो गया ANL के, तो यह किसके तरह व्यवहार करने लगता है, समतल प्लेट की भांति। कैसे बच्चों, समतल प्लेट की भांति। इफ ANG इक्वल टू ANL हो जाए तो समतल प्लेट, अर्थात उसकी फोकस दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, समतल प्लेट की इनफाइनाइट के तरफ चली जाएगी, तो उसकी क्षमता जो होगी बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर किसी भी लेंस को, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अगर उसको ऐसे द्रव में डुबाओ जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उस स्थिति में उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और तीसरा कंडीशन में, ये कंडीशन जब आएगा तो इसमें उसका नेचर चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा बच्चों, उत्तल लेंस अवतल लेंस के तरफ और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। जैसे जल के भीतर वायु का बुलबुला, जल के, याद रखना क्वेश्चन एक देता है बच्चों कि जल के भीतर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो वह किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग कर लेना एक नंबर का, या वो विकल्पी में आ सकता है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके भांति, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। हाँ बच्चों, अब चलो देखते हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन ए कांटेक्ट। दो लेंस संपर्क में, अब सपोज करो एक लेंस ये है तो इसकी फोकस दूरी f1 हो गया, लेंस L1 की, और दूसरी लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ f2 हो गया, ठीक है, जब दोनों उत्तल लेंस है, ठीक है। अब इसको फिगर कैसे डेवलप करें, जो फिगर जिसको समझ में आ गया वो प्रॉब्लम बड़ा इजी है। पहले हम लोग पहला लेंस लेते हैं, लेंस L1, ठीक है, L1 लेंस है। इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है बेटा, f1 है। चूंकि उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने एक वस्तु ले लिया, एक प्रकाश की किरण इधर से चलाया, वस्तु वो है, ठीक, और एक प्रकाश की किरण
ऐसे इसके ऊपर। तो अपवर्तन, लेंस के भीतर अपवर्तन होगा, तो विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर हल्का सा झुकेगा, फिर विरल से सघन से विरल में जा रहा है बच्चों, तो और अभिलंब से दूर हटेगा। अब अभिलंब से दूर हटने का अर्थ है कि ये यहां पे चला जाएगा आई डैश, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा संपर्क में हमको रखे हैं इसलिए इसको डैश मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान रहे हैं कि L2 क्या है, अनुपस्थित है, तो इस O का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, आई डैश पे। तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई बेटा, U, और ये दूरी कितनी हो गई, V डैश। थोड़ा सा ध्यान रखना, जब लेंस L2 अनुपस्थित है तो वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा, ठीक है बेटा। तो हमारा सूत्र होता है ना 1/v - 1/u = 1/f से, लेंस की फोकस दूरी से। तो 1/v डैश माइनस 1/u = 1/f1 हो जाएगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन क्या वास्तव में एक ही लेंस है, एक नहीं है, कितने हैं, दो लेंस है, और दोनों कैसे हैं, संयुक्त है, एकदम सटा के रखा गया। तो ये दूसरा लेंस है आपका, ये आपका लेंस L2 है और इसकी फोकस दूरी f2 है, और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी। अब देखो बच्चों, ये प्रतिबिंब जो आभासी बना है, ठीक है, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए आई डैश किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अच्छा देखो, जब ये प्रकाश चला होगा यहां से इधर, तो फिर ये सरफेस पड़ा, अब जब ये सरफेस पड़ा तो फिर अपवर्तन की घटना घटी हुई होगी, क्योंकि ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में एंट्री कर रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, तो हल्का सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक। फिर विरल से सघन में जाएगी कि सघन से विरल में, सघन से विरल में। जैसे इस सघन से विरल में जाएगी क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, और इस तरह से इसका प्रतिबिंब जो होगा वो यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ पे, आई पे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा समझ में, फिगर समझ गए, प्रॉब्लम तुम्हारा क्लियर। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। इसलिए अब देखो, इसके लिए तो ये U के स्थान पे V डैश रखेंगे, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v डैश, U के स्थान पे V डैश इक्वल टू इस लेंस की फोकस दूरी f2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 + 2 से दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो होगा क्या बेटा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। अब देख बेटा, 1/v डैश यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया,
1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 धन 1/f2 हो जाएगा। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो, अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से तो एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ये आपका सूत्र हो जाएगा। या यहीं से क्षमता आप अगर देखना चाहें, संयुक्त लेंस की क्षमता P हो जाएगी तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, P1 के, और इसका मान P2 के, क्योंकि 1/f को ही तो P कहते हैं। नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, जब एक लेंस उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो तो उस स्थिति में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो उस स्थिति में देखिए, दूसरा लेंस f2 है, अवतल है, तो इसकी फोकस दूरी किसमें हो जाएगी, माइनस में। और पहला लेंस आपका क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है और f1 किसमें हुआ है, पॉजिटिव में। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 किसमें आ जाएगा, माइनस f2 अब हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। यानी इसको हम लोग लिख के आ सकते हैं, कंडीशन अगर दिखाएं तो f1 f2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f2 माइनस f1 1/f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, f1 f2 बटे में f2 माइनस f1। अब यहां से कंडीशन आ जाएगी, यहां से क्या कंडीशन हो सकती है, पहला कंडीशन हो सकता है कि f1 बड़ा है f2 से, f1 छोटा है f2 से, और तीसरा कंडीशन है f1 बराबर हो जाए f2 के। ये तीन कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीन कंडीशन देखिए, तीनों कंडीशन से क्या हो सकता है। और सवाल सॉल्व करते हुए समय सबसे पहले जो भी लेंस दो को सटा रहा है उसका संयुक्त लेंस निकालना कि ये रिप्रेजेंट किसको करेगा। ठीक, रिप्रेजेंट किस लेंस को कर रहा है, और वही लेंस रख के उसका प्रतिबिंब बना दोगे, फटाफट तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। सबसे पहले तुम उसका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना, या क्षमता दिया हुआ है तो उसका संयुक्त क्षमता निकाल लोगे। ठीक, जब संयुक्त क्षमता निकल जाएगा तो वो तुरंत बताएगा क्षमता कि ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। फटाक से एक लेंस बना के फटाक से सवाल को क्या करना, सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो f1 बड़ा है f2 से, अगर f1 बड़ा हो जाएगा f2 से तो माइनस चिन्ह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो संयुक्त लेंस किसके बाद व्यवहार करने लगेगा, अवतल लेंस के, अवतल लेंस। अगर ये कंडीशन है तो इसमें इसका संयुक्त क्या हो जाएगा, पहला बच्चों ये अवतल लेंस, और फटाक से अवतल लेंस का फिगर बना के सवाल सॉल्व कर देना। ठीक, दूसरा, अगर f1 छोटा है f2 से, यानी f2 बड़ा हो गया f1 से, तो पूरा का सॉल्यूशन पॉजिटिव आ जाएगा, केवल इसमें मान रखना है आपको। ठीक, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, क्योंकि जो भी फोकस दूरी आएगी वो धनात्मक आएगी, और जब उत्तल लेंस तो ये फिगर टोटल इस रूप में आ जाएगा। ठीक, और तीसरा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से किसी में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो समतल प्लेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर दोनों उत्तले लेंस है
ऐसे दोनों उत्तल लेंस है बेटा, तो संयुक्त लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक, अगर दोनों अवतल लेंस है तो संयुक्त लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस की। तुरंत फिगर पे सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा? लग जाएगा। चलिए बच्चों, एक छोटा सा सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, परंतु संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 15 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस की फोकस दूरी दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर, और एफ दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? F2 निकालना है पहले क्वेश्चन से। तो चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यही तो होता है बेटा। तो हमको 1/f का मान कितना? 15, इसका मान कितना? 30 प्लस 1/f2। तो 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसफर इधर कर दो, तो 1/15 माइनस 1/30, आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1/30 हो जाएगा 1/f2। तो आपका f2 कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड कह रहा है कि यदि एक समान फोकस दूरी लेकिन उनका नेचर क्या हो? विपरीत हो। उनका फोकस दूरी तो समान है परंतु उसका नेचर विपरीत है लेंसों का। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक उत्तल लेंस है तो दूसरा क्या है? अवतल लेंस। यानी तो अगर ये संयुक्त हो गया तो इसका पावर निकालना है बच्चों। पावर क्या होगा ये निकालना है। और हमको दे रखा है क्या कि इसकी फोकस दूरी यानी f1 बराबर प्लस f और f2 बराबर माइनस f हो जाएगा। क्या है ना कि दोनों की फोकस दूरियां समान है परंतु उनकी प्रकृति क्या है? विपरीत। तो आपका सूत्र होता है ना कि 1/f इक्वल टू 1 में f1 धन 1 में f2। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में f प्लस 1 में माइनस f। नहीं लिख सकते हैं बेटा? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 में f माइनस 1 में f, ये कट के 0 हो जाएगा। यानी 1/f इक्वल टू 0 और 1/f को ही तो p कहते हैं। यानी p बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। आया समझ में? फटाक से आप क्लियर कर सकते हो।